नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी भावना के साथ जनमत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चुनावी राज्य की जहां पर आज चुनाव संपन्न हो गया, यानी बात बिहार की, जहां आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटें और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो बेहद दिलचस्प तस्वीर यहां पर सामने निकल कर आई, क्योंकि इस बार भी जैसे पहले चरण की तस्वीर थी बम्पर वोटिंग की, कुछ वैसी ही तस्वीर दूसरे चरण में भी सामने आई है। यानी 68.52% मतदान संपन्न हुआ है, 68.68% इसे कहा जाएगा। 2020 की तुलना अगर की जाए तो 2020 में सेकेंड फेज में जो टोटल वोट परसेंटेज था वो महज 58% था, यानी 10-10.5% इस बार ज्यादा वोटिंग होना अपने आप में ये बताता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 1165 पुरुष और 136 महिलाएं शामिल थीं और साथ ही एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। जनता ने उत्साह और जागरूकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल के परिणाम भी सामने आ गए और सुदर्शन न्यूज और प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एनडीए की सरकार बनने की संभावना है। ये देखिए, ये है हमारा वो एग्जिट पोल जो ज्यादातर इलेक्शंस में एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है। जब परिणाम आए हैं तो हमारे नतीजे या तो हूबहू वही आए हैं या फिर उनसे आगे पीछे थोड़ा सा रहे हैं। कुल मिलाकर हमारा ये एग्जिट पोल जिसमें एनडीए की सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है, इस सर्वे में आप साफ तौर पर इस एग्जिट पोल में आप देख सकते हैं कि एनडीए को 171 सीटें मिल रही है, महागठबंधन को 69 सीटें मिलने की संभावना है। कितनी सिमट गई महागठबंधन, जबकि महागठबंधन के दावे बहुत ज्यादा है। और अन्य दलों की अगर बात की जाए तो उनके खाते में केवल 3 सीटें जाने की उम्मीद है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस चुनाव में जनता ने अपने मतदान के जरिए यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि एनडीए की वापसी का अनुमान इस बार और ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर एनडीए और खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर महिलाओं में जो लोकप्रियता है वो एनडीए की इस बढ़त का, इस जीत का सबसे मजबूत आधार बनती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस एग्जिट पोल को ध्यान में रखते हुए आने वाले सरकार के गठन की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के मतदाता लोकतंत्र के उत्साह को दर्शाते हुए अपने वोट का प्रयोग कर चुके हैं। अब जनता की उम्मीद और प्रत्याशियों के बीच सरकार गठन का नया समीकरण देखने को मिलेगा। 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जब परिणाम आएगा, जब ईवीएम की मशीनें खुलने लगेगी, जनता ने किसका बटन दबाया इसका फैसला 14 तारीख को हो जाएगा। लेकिन उस परिणाम, उस फैसले से पहले ये एग्जिट पोल बहुत कुछ कह रहा है। ये एग्जिट पोल ये बता रहा है कि जनता ने किस तरीके से नीतीश पर अपना भरोसा कायम रखा है। ये एग्जिट पोल अपने आप में ये बता रहा है कि महागठबंधन में जो गठबंधन के जो सदस्य पार्टियां हैं उनमें विश्वास और विश्वसनीयता की कमी रही और यही वजह रही कि महागठबंधन एग्जिट पोल में 69 सीटों पर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल की तस्वीरें देखिए जरा। एनडीए 171, तो इसमें अगर डिवीजन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 84 सीटें मिलने की संभावना है, जो पिछली बार की तुलना में बढ़ गई हैं। पहले पिछली बार 2020 में 74 थी। वहीं जेडीयू को भी 73 सीटें, यानी पिछली बार अगर 2020 की बात करें तो 43 सीट्स मिली थी। जेडीयू को इस बार 73 सीटें यानी 20 सीटों का इजाफा होने की संभावना है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी 7, आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसे 2 और हम को 5 सीट मिलने की यहां पर संभावना व्यक्त की गई है। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात की जाए, जिसको 69 सीटों से ही अपने आप को संतुष्ट करना होगा
अगर यही तस्वीर बन रही है तो इस लिहाज से इसमें आरजेडी 50 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है इस एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन अगर 2020 की बात की जाए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, 75 सीटें आई थी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आरजेडी को मुंह की खानी पड़ सकती है, यानी 50 सीटें मिलने की संभावना। कांग्रेस जो पिछली बार 19 सीटों पर जिसने जीत दर्ज की थी, वो इस बार 10 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है इस एग्जिट पोल के अनुसार। वहीं सीपीआई माले 6, वीआईपी 1, सीपीआई 1, सीपीएम 1 और अगर अन्य की बात की जाए तो एमआईएम जो 3 सीटें हैं जिसमें डिवीजन अगर किया जाए तो फिर एमआईएम, जनसुराज और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, जो कि ये कुल मिलाकर देखें तो एक एक इनके खाते में सीट्स जाती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहा है और पूर्ण बहुमत के साथ बना रहा है। अब 2020 के नतीजे देखिए, जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी कि 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो 125 सीटें मिली थी एनडीए को और महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई थी। 125 का डिवीजन जरा दिखा दीजिए, क्योंकि 125 की अगर बात करते हैं तो जिसमें बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, हमको 4 और वीआईपी को 4 मिला था। आप देखिएगा कि 2020 में वीआईपी पार्टी जो विकास इंसान विकास पार्टी है, ये साफ तौर पे मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए में शामिल थी, जो इस बार महागठबंधन में शामिल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात की जाए तो आरजेडी को 75, उस समय ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 19 सीटें, सीपीआई एमएल को 12, सीपीआई को 2, सीपीएम को 2 सीटें हासिल हुई थी। ये 2020 के नतीजे हैं। लेकिन 2025 में क्या यही नतीजे रहेंगे? इस नतीजों में बदलाव आएगा। 14 तारीख को इसका फैसला होगा। लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 2020 में बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे। इस बार ये कहा जा रहा है जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, ये प्रतिशत बढ़ जाएगा। 2015 से जरा पहले कंपेयर कर लीजिए तो 2015 में बीजेपी का वोट शेयर 24.42% था। वहीं आरजेडी को जहां 2020 में 23.11% वोट मिले, 2020 की हम बात कर रहे हैं, वहीं आरजेडी ने 2015 में 18.35 प्रतिशत वोट हासिल किए थे, यानी 2020 में ये प्रतिशत बढ़ा था। और यही वजह थी कि आरजेडी की जो सीट्स थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 75 सीटों के साथ। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदल रहा है। इस बार की बम्पर वोटिंग, महागठबंधन ये कह रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए ये कह रही है कि ये विकास को जो हमने जन जन तक पहुंचाया है ये उसकी तस्वीर है और ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी की तस्वीर है। तस्वीर असल में क्या होगी 14 तारीख को पता चलेगा, नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच जब एग्जिट पोल आए, जब दूसरे चरण का चुनाव, जब मतदान जारी था, तो उस वक्त बयान बहादुर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, चंद प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखते हैं। भारत का जमहूरियत जनतंत्र की यही विशेषता है कि एक वोट राष्ट्रपति को देना होता है और एक ही वोट का अधिकार सार्वजनिक आदमी जो सर्वसाधारण है उसको देना होता है। हम भारत सरकार के मंत्री हैं, एक अलग बात है, लेकिन हम महकार गांव के निवासी हैं। यहाँ के मतदाता सूची में 399 नंबर पर मेरा नाम है और इस कारण से हम यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, मतदान देने के लिए आए। मतदान दिया और आपके बीच में हैं। और जहाँ तक मतदान की बात है, हम लोग एनडीए के लिए वकालत करते रहे हैं। एनडीए के पक्ष में कम से कम 2-3 दर्जन मीटिंग भी किया है और फर्स्ट जो फेज में चुनाव हुआ है उस चुनाव में 65% मतदान हुए हैं और उसमें 70% महिलाओं का योगदान रहा है। इस बार भी हमको उम्मीद है कि यहाँ भी 65-66% से कम मतदान नहीं होंगे और यहाँ भी महिलाओं का योगदान वही रहेगा। एक नए बिहार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो।
मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े, जो मेरी सोच है। फोर्सेस पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में 49-45 वहां पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी मतदाता को लाठी चार्ज किया जा रहा है। वहां आप जाकर के देख लें बराड़ा के कैलू टोल। बात हुई डीएम से? हाँ, मैंने बात किया। मैंने कहा कई बूथों पर बक्सा आप जाकर के देखिए, ईवीएम खराब है, पशुपालन में ईवीएम खराब है। तो ये क्या है? आप उठ अभी सुबह सुबह जिस तरीके की चीजें चल रही है ये तो गलत है। लोकतंत्र का स्वस्थ परंपरा रखिए ना भाई। वोटिंग हो रहा है अपने तरीके से, लोग वोट दे रहे हैं और क्या बोलना क्या। सर परसेंटेज भी बढ़ा है सर इस बार। हाँ, परसेंटेज तो बढ़ता ही है। महिलाओं का भी संख्या इस बार हाँ, महिला लोग का है संख्या, झुकाव है महिलाओं का, और महिला बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही है। बदलाव देख रहे हैं? बदलाव होगा। महुआ का क्या रिजल्ट देखते हैं? नंबर 1 रिजल्ट है महुआ में। कौन क्या विकास किया तो जनता बताएगा 14 को। आपने भी काफी तब्दीलियां की है महुआ में। महुआ हमारे नाम से जाना जाता है और किसी के नाम से नहीं जाना। तो 14 को पता चलेगा कौन किसमें। जो कह रहे हैं कि अपराधियों को एक पकड़ के अंदर करेंगे, नया कानून लाएंगे, सही है? अपराधी तो जो अपराध करता है उसको तो प्रशासन पकड़ना ही चाहिए, प्रशासन को। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया और मतदाताओं का रुझान माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में एनडीए की सरकार बनाने का है। महिलाओं का मतदान का प्रतिशत कितनी तेज़ी से बढ़ा और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि पहली बार लोगों ने खुल करके मीडिया के सामने बोला कि हम विकास को वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ द्वितीय चरण के चुनाव के ठीक पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जब मौसम खराब होता है तो घर से निकलते नहीं, हार का ठीकरा का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब ईवीएम में इनको गड़बड़ी नजर आ रही है। चुनौती है तेजस्वी यादव, महानार से आपके रविंदर सिंह उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनता दल के, वीडियो और साक्ष्य मेरे पास, जिन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लालगंज से राजद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि रजनीश कुमार ने इस बात की भी पुष्टि की है। अनर्गल आरोप मत लगाइए, अनर्गल आरोप लगा करके आप राजनीति में सरेंडर 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 जैसा कल ही दिखने लगा ये हारा हुआ राजनीति का खिलाड़ी है, लगातार हार रहा है। इस बार भी हार इनकी तय है और राघोपुर से हार तय है, यह बिहार की जनता जानती है। अब बिहार की जनता किसे अपना सिरमौर बना रही है, देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। 14 तारीख को सुबह से हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, क्योंकि सबसे तेज और सटीक नतीजे लेकर सुदर्शन न्यूज आपके साथ सुबह से ही मौजूद रहेगा। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देश में आजकल केवल 2 खबरों की चर्चा रही। एक तरफ बिहार का चुनाव था तो दूसरी तरफ दिल्ली में वो बम धमाका जो अपने आप में कई सवाल समेटे हुए हैं। दिल्ली बम धमाके के मामले में लगातार नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस आतंकी घटना में कट्टरपंथी डॉक्टरों का एक संगठित नेटवर्क उजागर हुआ है। ये नेटवर्क दिल्ली और अन्य शहरों में आतंक फैलाने की योजना बना रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। कई संदिग्ध डॉक्टर इसमें शामिल होते हैं, जो आतंक के इस काले नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने इस खतरे को परत दर परत उजागर किया है। सबसे पहले अनंतनाग के डॉक्टर आदिल मोहम्मद की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई। आदिल, जो अनंतनाग के एक अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर था, 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाने में शामिल था। उसे सहारनपुर से 6 नवंबर को पकड़ा गया। इसके बाद उसके पास से राइफल और संवेदनशील सामग्री बरामद हुई। वहीं इसी बरामदगी ने
आपको बता देते हैं कि इसी बरामदगी ने फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील तक का सुराग दिया। फरीदाबाद के धौज इलाके में मुजम्मिल शकील को फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। दरअसल आदिल को अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था और उससे जब पूछताछ हुई तो उसके बाद ये तार मुजम्मिल तक जुड़े। इसके बाद कमरे से मतलब मुजम्मिल के कमरे से 360 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, 2 असॉल्ट राइफलें और अन्य सामग्री मिली। उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद में एक गांव से 2560 किलो से अधिक विस्फोटक का जखीरा बरामद हुआ और अगर टोटल मिला दे तो ये 2900 किलो का जखीरा था जो विस्फोटक था, जिसे ट्रक के माध्यम से ले जाने की तैयारी की जा रही थी। मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वास्तव में इस नेटवर्क में महिला विंग की भूमिका भी सामने आई है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को जैश के भारत में महिला विंग और भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई थी। जैश की ये महिला विंग कमांडर कही जा रही है। वहीं जमात उल मोमिनात महिला विंग की कमान डॉक्टर शाहीन को सौंपी गई थी, जबकि इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में पाकिस्तान में सादिया अजहर, मसूद अजहर शामिल हैं, जिनका संबंध जैश के प्रमुख यासिर से जुड़ा है। तीसरे संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद को लेकर जानकारी मिल रही है कि वही कार सवार फिदायीन हमलावर था जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाका किया। उमर भी फरीदाबाद यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था और उसके करीबी दोस्त डॉक्टर सज्जाद भी जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। सज्जाद ने धमाके में प्रयुक्त अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर संबंधी जानकारी दी। इस पूरे नेटवर्क में कार के मालिक मोहम्मद सलमान को भी हिरासत में लिया गया। सलमान ने बताया कि 1.5 साल पहले कार ओखला में देवेंद्र को बेची गई थी, जिसने उसे अंबाला और फिर पुलवामा के तारिक को बेचा। तारिक ने ही डॉक्टर उमर को कार उपलब्ध कराई थी, जिससे ये भयानक हमला अंजाम दिया गया। यूपी एटीएस ने लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर भी छापेमारी की, जो डॉक्टर शाहीन का भाई और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। एटीएस टीम ने घर में तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण चीजें बरामद की। जम्मू कश्मीर में अंसार गजावत उल हिंद का यासिर भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यासिर ने डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की साजिश में शामिल किया। इस पूरी कार्रवाई ने राजधानी दिल्ली और अन्य शहरों में आतंक के फैलने के जटिल मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। वास्तव में लाल किला धमाका केवल एक हमले की घटना नहीं है, ये जैश ए मोहम्मद और उसके आतंकी नेटवर्क की गहरी साजिश का हिस्सा था। डॉक्टरों के इस काले नेटवर्क के खुलासे ने न केवल आतंकियों के इरादों को उजागर किया, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और ज्वाइंट ऑपरेशन की क्षमता को भी सामने लाया। इस पूरी जांच में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मेहनत और व्यापक नेटवर्क की जांच ने आतंकवाद के साथ खतरनाक खेल को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनता के लिए ये चेतावनी भी है कि आतंक का चेहरा कभी भी सामान्य दिख सकता है, लेकिन उसके पीछे की योजना बेहद संगठित और खतरनाक होती है। इसलिए खुद को भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो भारत की राजधानी दिल्ली और देश की धड़कन दिल्ली, जहां कल शाम जो हुआ उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लाल कोट के पास गौरी शंकर ब्लास्ट के जो हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, और इस पूरी घटना ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को झकझोर कर रख दिया है। वैश्विक मीडिया ने इसे चिंता और चौकसी दोनों के नजरिए से देखा है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया भर की मीडिया ने इस घटना पर क्या कुछ कहा। सबसे पहले बात पाकिस्तानी मीडिया डॉन की करते हैं। डॉन ने लिखा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम एक कार में भयानक धमाका हुआ। धमाका इतनी अचानक हुआ कि सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। हालांकि कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन पाकिस्तान ने इस घटना के बाद अपने बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी बढ़ा दी है। इस धमाके ने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। बात ब्रिटिश मीडिया बीबीसी की करें तो उसने इसे बेहद गंभीर घटना करार दिया। लिखा कि लाल किला वो स्थान है जहां से भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं। ऐसे प्रतीकात्मक स्थल के पास धमाका होना देश के लिए गहरी चिंता का विषय है।
रिपोर्ट में कहा गया कि ये इलाका संसद भवन से मात्र 5 मील की दूरी पर है और इस वजह से घटना ने पूरे भारत को हिला दिया है। धमाका लालकोट मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुआ। ये विस्फोट एक कार के रेड लाइट पर रुकने के बाद अचानक हुआ। ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन की बात की जाए तो इस घटना को अपनी प्रमुख खबर द गार्जियन ने बनाया। लिखा कि धमाके से आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई और फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। हालांकि धमाके के पीछे का कारण अभी तक अज्ञात है। वहीं अमेरिकी मीडिया CNN ने भी इस घटना को बेहद संवेदनशील बताया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार धमाके में 6 गाड़ियां और 3 रिक्शा जल गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय चैनलों पर दिखाए गए वीडियो में आग और धुएं के गुबार साफ दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस धमाके पर चिंता जताते हुए अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है। वहीं कतर के अल जजीरा चैनल ने लिखा कि फॉरेंसिक टीमें मौके से सबूत जुटाने में लगी हैं। धमाके के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया और सुरक्षा बलों ने हर आने जाने वाले को रोका और सघन तलाशी अभियान चलाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। राज्य के गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों और बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। बांग्लादेशी मीडिया डेली स्टार ने लिखा कि पुलिस ने अभी तक किसी भी संभावना को नकारा नहीं है, यानी ये भी माना जा रहा है कि धमाके के पीछे आतंकी साजिश हो सकती है या किसी तकनीकी खराबी का नतीजा भी हो सकता है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं। जर्मन मीडिया DW न्यूज की बात की जाए तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि धमाका सोमवार की शाम करीब 7 बजे हुआ, जब एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उस वाहन में विस्फोट हो गया। इससे आसपास की कई गाड़ियां चपेट में आ गई। पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। घटना के बाद दिल्ली के साथ साथ मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली धमाके पर अर्जेंटीना के भारत स्थित राजदूत मारियानो काउसिनो ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि अपने देश की जनता और सरकार की ओर से हम लाल किले पर हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। दिल्ली धमाके के बाद दुनिया भर की नजरें भारत पर हैं। ये घटना केवल दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे विश्व की चिंता बन चुकी है। जब भारत जैसे लोकतांत्रिक, शांति प्रिय और सुरक्षित देश के दिल में ऐसा धमाका होता है तो पूरे विश्व का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर दुनिया भर में इस धमाके की चर्चा हो रही है और दुनिया भर के देशों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज भूटान में मौजूद थे तो उन्होंने भूटान की धरती से कह दिया है कि जो लोग भी इस धमाके में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का ये 2 टूक संदेश उनके लिए है जिन्होंने दिल्ली के दिल को यानी देश के दिल को दहलाने की कोशिश की। अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने तेजी दिखाते हुए इस घटना की जांच NIA को सौंप दी है और अब NIA हर एंगल से जांच कर रही है और प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल भारत की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी उसी पैटर्न के तहत धमाका हुआ है, जहां कार में हुआ जोरदार ब्लास्ट और मौत की वजह बना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दोपहर दहशत के साए में आ गई। शहर के दिल में जिला अदालत के पास एक भीषण धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। चंद सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। सड़क पर खड़ी कार के परखच्चे उड़ गए और चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया। मंगलवार यानी 11 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे इस्लामाबाद जिला अदालत परिसर के बाहर जोरदार धमाका हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार धमाका अदालत की पार्किंग में खड़ी कार में रखे गैस सिलेंडर के फटने से हुआ। इस विस्फोट में
9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वास्तव में धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज पुलिस लाइन मुख्यालय तक सुनाई दी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए और अदालत के भीतर काम कर रहे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाका जिस पार्किंग में हुआ, वहां एक के बाद एक कई कारें खड़ी हुई थी। विस्फोट के बाद चारों तरफ आग के गोले उठने लगे। राहत और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बचाव कर्मियों ने घायलों को तुरंत पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमाकों का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। शुरुआती आशंका है कि यह सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन संभावना किसी प्लांटेड विस्फोटक डिवाइस की भी जताई जा रही है। इसी वजह से बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अदालत की सभी कार्यवाही तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। उधर अदालत परिसर के भीतर और बाहर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धमाका उस वक्त हुआ जब अदालत क्षेत्र में भारी ट्रैफिक और भीड़ थी। कई लोग अपने मामलों की सुनवाई के लिए परिसर में मौजूद थे। ऐसे में यह हादसा और भी ज्यादा भयावह हुआ। पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि यह धमाका किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने गंभीर जांच के आदेश दिए हैं और आंतरिक मंत्रालय की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। ये पहला मौका नहीं है जब इस्लामाबाद में इस तरह का हादसा हुआ हो। 4 नवंबर को भी इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट भवन के बेसमेंट कैंटीन में गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोग घायल हो गए थे। अब दोबारा राजधानी में धमाका होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और आइए अब बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान द्वारा संचालित एक्सरसाइज अखंड प्रहार ने सेना की संयुक्तता और तकनीकी क्षमता का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। वास्तव में यह अभ्यास त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसका मूल विषय था सामंजस्य से सशक्ति की ओर, यानी स्ट्रेंथ थ्रू सिनर्जी, यानी फॉर गोइंग। खास तौर पर जो ये पूरी ताकत थी, किस तरह से समन्वित होकर ताकत सशक्ति की तरफ बढ़ सकती है, ताकत एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर सकती है, इसकी वानगी इस पूरे एक्सरसाइज में देखने को मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम, एवीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउदर्न कमांड ने इस अभ्यास की समीक्षा की और कोणार्क कोर की संचालनिक तैयारी का जायजा भी लिया। दरअसल इस दौरान थल सेना और वायुसेना के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला, जिसमें बहुक्षेत्रीय यानी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता को वास्तविक परिस्थितियों में परखा गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कंबाइंड आर्म्स मैन्यूवर्स का निरीक्षण किया, जिसमें टैक्टिसेस, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को और बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अभ्यास में काउंटर ड्रोन सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकी का वास्तविक परीक्षण भी किया गया। साथ ही आर्मी कमांडर ने बैटल एक्स डिवीजन और कोणार्क कोर द्वारा विकसित युद्ध क्षेत्र में नवाचार की समीक्षा भी की। इनमें स्वदेशी ड्रोन, काउंटर ड्रोन उपकरण और एडवांस फोर्स प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल थे। ये सभी पहले भारतीय थल सेना की आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में
ठोस कदम है। आर्मी कमांडर ने कोणार्क कोर और बैटल एक्स डिवीजन की तकनीकी दक्षता, नवाचार और उच्च संचालनिक तत्परता की भी सराहना की। एक्सरसाइज अखंड प्रहार भारतीय थल सेना के संकल्प को और मजबूत करता है, जो उसके जय मंत्र, जय यानी ज्वाइंटनेस को लेकर आज ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन में निहित है। यह अभ्यास दक्षिणी कमान की उस भूमिका को भी रेखांकित करता है जो सहयोग, तकनीकी समावेशन और मिशन तत्परता के माध्यम से आधुनिक युद्ध क्षेत्र में परिवर्तन को दिशा दे रही है। यानी कुल मिलाकर भारत की ताकत किस तरीके से समावेशित होकर, संकलित होकर सशक्त हो रही है, भारतीय जो सेना है वो किस तरह से आपस में सामंजस्य बैठाकर, तीनों सेनाओं की अगर बात की जाए, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस जब चलते हैं तो किस तरीके से ये सामंजस्य बैठाया जाता है, किस तरीके से भारत जो कि अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, खासतौर से रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए, डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, तो आत्मनिर्भर भारत की जो बुलंद तस्वीर परिलक्षित हो रही है दुनिया के सामने, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर इस एक्सरसाइज के दौरान देखने को मिली है, जिसे दुनिया देख रही है और जिसे हमारा वो दुश्मन भी देख रहा है जो गाहे बगाहे हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये भारत की सेना है, ये नया भारत है। नए भारत में, आत्मनिर्भर भारत में, स्वदेशी भारत में किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर जब सामने आई, उसमें दुनिया ने देख लिया कि ये वो भारत है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है, और ये युद्ध अभ्यास भी कहीं ना कहीं से वही संदेश देता हुआ नजर आया है। और आइए अब अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। वो अमेरिका जिसका तेवर बदला और भारत की ताकत के आगे उसे झुकना पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल दो देश, भारत और अमेरिका, और दोनों के बीच व्यापारिक रिश्तों पर अब नई सुबह की दस्तक हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ घटाने जा रहा है। दोनों देश एक फेयर ट्रेड डील के बेहद करीब हैं। दरअसल ये वही अमेरिका है जिसने कुछ महीने पहले भारत से आने वाले उत्पादों पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद में भारी कमी की है और इसलिए अब टैरिफ कम करने का समय आ गया है। हालांकि भारत की रूसी तेल की खरीद में कोई कमी नहीं आई है। ट्रंप ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन भारत के साथ एक फेयर ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि आने वाले समय में भारत पर लगाए गए ऊंचे आयात शुल्कों में कमी की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल के कारण भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है, लेकिन अब भारत ने रूस से तेल खरीद में काफी कमी की है। हम जल्द ही उचित समय पर टैरिफ कम करेंगे। वास्तव में ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। उस समय अमेरिका ने इसका कारण भारत की ओर से रूस से जारी तेल आयात को बताया था, जबकि भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और वो किसी बाहरी दबाव में निर्णय नहीं लेता। दरअसल भारत और रूस के तेल व्यापार पर ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों पर है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अब रूस से तेल की खरीद में उल्लेखनीय कमी की है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत का हमेशा ये रुख रहा है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्वतंत्र नीति अपनाता है। फेयर ट्रेड की दिशा में यह कदम दोनों देशों के रिश्तों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि बीते दशकों में अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते हमेशा एक तरफा रहे,
जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ, लेकिन अब हम ऐसा समझौता तैयार कर रहे हैं जो दोनों देशों के हितों को समान रूप से संतुलित करेगा। वास्तव में ट्रंप का यह बयान उस वैश्विक परिस्थिति में आया है जब अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक अहम लग रही है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और एशिया में नए सामरिक समीकरणों के बीच अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसका स्थायी और विश्वसनीय साझेदार बने। ट्रंप ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे शानदार संबंध हैं। भारत आज सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है। ट्रंप ने आगे कहा कि वो दोनों देशों के बंधन को और मजबूत करने का काम करेंगे, अमेरिकी ऊर्जा निर्यात बढ़ाने, प्रमुख अमेरिकी उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए काम करेंगे। वास्तव में ट्रंप का ये बयान स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। एक समय था जब अमेरिका भारत के निर्णयों को लेकर आलोचनात्मक रुख अपना रहा था, लेकिन अब वही अमेरिका भारत को बराबरी का भागीदार मानते हुए व्यापारिक रिश्तों को फेयर दिशा में ले जाना चाहता है। ये भी सच है कि भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और ऊर्जा सुरक्षा नीति ने उसे आज उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां दुनिया को उसके साथ सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है। ट्रंप का ये बयान इस बात का प्रमाण भी है कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल एक साझेदार नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। अब देखना यह भी होगा कि ये फेयर ट्रेड डील कब तक अंतिम रूप लेती है, लेकिन इतना तय है कि भारत के साथ अब अमेरिका की भाषा बदल रही है और ये बदलाव किसी दबाव से नहीं बल्कि भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत की ही देन है। तो ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर चलता है, जो भारत के हितों से कभी कोई समझौता नहीं करता और छेड़ने पर छोड़ता नहीं। ये है नया भारत। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।